वेलकम बैक दोस्तों, उभरता इंडिया न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत। आज की तारीख है 23 सितंबर और दिन है शुक्रवार का। तो आइए बढ़ते हैं अपनी आज के ट्रेंडिंग न्यूज की तरफ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बलविंदर कटारिया और बॉबी कटारिया को स्पाइस जेट की फ्लाइट में धूम्रपान करने के सिलसिले में गुरुवार को अग्रिम जमानत दे दी। दिल्ली पुलिस ने इस माह की शुरुआत में ही बॉबी कटारिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। बॉबी कटारिया को जनवरी में स्पाइस जेट की फ्लाइट में सिगरेट पीते देखा गया था। इसके बाद से वो फरार चल रहे थे। दिल्ली पुलिस ने उनकी तलाश में उनके ठिकाने पर छापा मारा था, लेकिन वो वहां नहीं मिले। इसके बाद उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए कहा था कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। भारत और इप्सा, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ये सब देश इप्सा के अंदर आते हैं। समूह के अन्य सदस्यों ने कहा है कि आतंकवाद एक वैश्विक संकट है जिसका मुकाबला किया जाना चाहिए और दुनिया के हर हिस्से में आतंकवादियों की पनाहगाहों को समाप्त किया जाना चाहिए। इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र स्वीकृत करने के संयुक्त प्रयास को बढ़ाने के अपने संकल्प को भी दोहराया। इप्सा कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय समूह के रूप में उभरा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के त्रिपक्षीय मंत्री सत्रीय आयोग की 10वीं बैठक की मेजबानी की। इस दौरान उन्होंने इप्सा की प्रक्रिया की समीक्षा की और इसके कार्य को सराहा। लंबे समय तक प्रदूषण में रहने से महिलाओं में खून की कमी हो जाती है। इसे एनीमिया कहा जाता है। इस पर वैज्ञानिकों की एक टीम ने स्टडी की थी। इस स्टडी में सामने आया कि भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा महिलाएं इसका शिकार हैं। रिप्रोडक्टिव एज वाली यानी 15 से 49 साल तक की महिलाओं पर स्टडी की गई थी। इस स्टडी में पाया गया है कि लंबे समय तक अगर प्रदूषण के हिसाब से सामान्य माने जाने वाले इलाके में भी रहा जाए तो महिलाओं में एनीमिया हो जाता है और इसका खतरा 7% बढ़ जाता है। लंबे समय तक प्रदूषित इलाके में रहने के कारण शरीर में सूजन और जलन बढ़ती है। इससे रेड ब्लड सेल और हेमोग्लोबिन लेवल प्रभावित होता है, जो कि शरीर में मौजूदा आयरन पर बुरा असर डालता है। अगर देश में क्लीन एयर टारगेट पूरा हो जाता है तो ये बीमारी महिलाओं में अपने आप ही कम हो जाएगी। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का आज दिल्ली के निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। राजू के बेटे आयुष्मान ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले राजू श्रीवास्तव की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने भावुक मन से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी राजू श्रीवास्तव को याद कर लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसे देखते हुए उनकी बेटी अंतरा श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया पर उन लोगों को धन्यवाद किया जिन्होंने उनके पिता को इतना प्यार और सम्मान दिया। अंतरा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर कुछ स्टोरीज पोस्ट की और अपने परिवार और अपने पिता के लिए वहां रहने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने अभिनेत्री जूही बब्बर सोनी, फिल्म निर्माता कहरी बब्बर और अन्य को धन्यवाद लिखकर रिप्लाई पोस्ट किए। अंतरा ने अपने पिता की अंतिम विदाई पर उनको मिलते हुए सम्मान को देख आभार जताया। बता दें कि राजू श्रीवास्तव को सीने में दर्द और जिम में कसरत के दौरान गिरने के बाद 10 अगस्त 2022 को एम्स में भर्ती करवाया गया था और करीब 42 दिनों तक वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए 58 साल की उम्र में इस शरीर को त्याग दिया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। अपराध और घरेलू हिंसा के मामलों को कम करने के मकसद से नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू करने का फैसला किया था, लेकिन आज भी शराबबंदी कानून की सफलता पर विवाद जारी है। ताज़ा मामला वैशाली जिले से आया है, जहां पर शराब कारोबारियों ने विद्या के मंदिर में ही शराब का व्यापार शुरू कर दिया। वहीं पुलिस ने स्कूल से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। जानकारी के मुताबिक मामला वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के खंजाचक वृंदावन गांव स्थित संसारो रामरती उच्च विद्यालय का है। मामले के संबंध में बताया जा रहा है कि आदेशपाल ने जब स्कूल गया तो उसने वहां पर देखा कि गोदाम में पुराना ताला तोड़कर नया ताला लगा दिया गया था। इसके बाद उसकी सूचना प्रधानाध्यापक को दी। वहीं प्रधानाध्यापक ने गांव के मुखिया को इस सब की सूचना दी। खबर यहाँ पर गौतम अडानी को लेकर। अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी 10,94,400 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ देश के सबसे बड़े धन कुबेर बन गए हैं। 5 वर्षों में उनकी संपत्ति 15 गुना बढ़ी है। अडानी ने इस मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। जारी IIFL वेल्थ फॉर इंडिया रिच लिस्ट 2022 में देश के कुल 1103 अरबपति शामिल हैं, जिनकी संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसमें 96 व्यक्ति पहली बार शामिल हुए हैं। जारी रिच लिस्ट 2022 के अनुसार अडानी ने प्रतिदिन 1600 करोड़ रुपए जोड़कर रिलायंस समूह के मुखिया मुकेश अंबानी को पछाड़ दिया। अंबानी की कुल संपत्ति 7,94,700 करोड़ रुपए के साथ सूची में दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 साल के दौरान अडानी की संपत्ति में जोरदार उछाल देखा गया है। इस दौरान उनकी नेटवर्थ में 5,88,500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। गौतम अडानी की हर दिन के हिसाब से होने वाली कमाई को देखें तो उन्होंने हर दिन करीब 1612 करोड़ रुपए कमाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति पर निर्णय से वृद्धि को गति मिलेगी और वैश्विक व्यापार में देश की भागीदारी बढ़ेगी। मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि लॉजिस्टिक क्षेत्रों में प्रयासों से देश के किसानों तथा सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम क्षेत्रों को विशेष रूप से लाभ होगा।
मंत्रिमंडल के एक अन्य निर्णय पर उन्होंने कहा, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए PLI योजना पर मंत्रिमंडल के निर्णय से इस क्षेत्र में विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी। इसका मकसद परिवहन लागत में कमी और क्षेत्र के प्रदर्शन में वैश्विक स्तर पर सुधार लाना है। प्रधानमंत्री ने देश में लॉजिस्टिक लागत को कम करने के उद्देश्य से पिछले सप्ताह शनिवार को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति पेश की थी। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच ने बुधवार को कहा कि व्यवसाय करने का कोई भी ऐसा तरीका जो ब्लैक बॉक्स पर आधारित है और जिसका ना तो लेखा परीक्षण किया जा सकता है और न ही सत्यापन किया जा सके, उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि डेटा सार्वजनिक अवसंरचना है और इसे अपने अधिकार में लेने का किसी भी निजी इकाई या व्यक्ति का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्लैक बॉक्स एक उपकरण या प्रणाली है जो अपने आंतरिक कामकाज के बारे में कोई खुलासा किए बिना उपयोगी जानकारी देता है। इससे निष्कर्षों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं रहता है। बुच ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करते हुए कहा, हम एल्गो ट्रेडिंग में समर्थक में या विरोध में नहीं है, बशर्ते पारदर्शिता और खुलासे हों। कारोबारी मॉडल ब्लैक बॉक्स पर आधारित नहीं हो सकते हैं, इसलिए ऐसा कोई भी दावा जिसका लेखा परीक्षण या सत्यापन नहीं हो सके, उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। अमेरिका के केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि करने और आगे भी सख्त रुख बनाए रखने के स्पष्ट संकेत से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। इसके चलते शुरुआती कारोबार में ₹51 फिसलकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने सर्वकालिक निचले स्तर ₹80.47 पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले ₹80.47 पर कारोबार कर रहा था। पिछले बंद भाव के मुकाबले 51 पैसे की गिरावट दर्शाता है। बृहस्पतिवार को ₹80.27 पर खुला और शुरुआती सौदों में इसने ₹80.47 के रिकॉर्ड निचले स्तर को छुआ। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने आज कहा कि जिस समय मैं मरूं, मैं भारत में मरना पसंद करूंगा। भारत ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जो प्यार दिखाते हैं, आर्टिफिशियल नहीं है। अगर मैं चीन के अधिकारियों के बीच मरता हूं तो वो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल हैं। मैं मुक्त लोकतंत्र भारत में मरना पसंद करता हूं। बता दें कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को सामाजिक न्याय, कूटनीति और उदारता के लिए एलिस एंड क्लिफोर्ड स्पेंडलोग पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उनके कार्यालय ने यह जानकारी दी। दलाई लामा 2005 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मर्सिट में श्री स्पेंडलोग द्वारा स्थापित पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 15वें व्यक्ति होंगे। साहित्य, भाषा और संस्कृति विभाग के प्रोफेसर निगेल हैटन ने कहा कि दलाई लामा को स्पेंडलोग पुरस्कार के लिए नामित करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया मर्सिट एक ऐसे वैश्विक आध्यात्मिक नेता को मान्यता दे रहा है जो हमारी विविधता के बीच खुशी, करुणा, सौहार्दता, आत्मानुशासन, दोस्ती और मानवीय एकजुटता के महत्व को व्यक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप ट्रेंडिंग न्यूज। चैनल आपका अपना है। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि देश दुनिया की किसी भी वायरल खबर से आप अछूते ना रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली न्यूज के साथ। अभी चाहेंगे इजाजत। जय हिंद।